Brought to you by ITEL। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आमतौर पर जब सुपारी दी जाती है तो सुपारी देने वाला और सुपारी लेने वाला एक काम करता है, और वो ये कि किसकी सुपारी ली गई है। एक मुहावरा भी है कि सुपारी उसके नाम की निकली। तो नाम, पहचान, तस्वीर, पता, ठिकाना, ये सब अदला बदली होती है। लेकिन अगर कोई सुपारी दे और सिर्फ ये कहे कि ये फलाना घर है या ये जगह है और इस घर के अंदर इतने लोग हैं, और बस तुम्हें सुपारी दी और घर में जाओ और जितने भी लोग हैं सबको मार डालो, तो ऐसी सुपारी का हश्र क्या होता है। आज की कहानी लालच, हैवानियत और इस सुपारी की गलतफहमी, इन सबको मिलाकर है। कहानी कर्नाटक के गडक शहर की है, जो कि बेंगलुरु से लगभग 450 किलोमीटर दूर है। गडक शहर इस देश में एक नामी शहर के तौर पर जाना जाता है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तानी संगीत में इस शहर का एक ऊंचा मकाम है। भारत रत्न पंडित भीमचंद जोशी इसी गडक शहर से आते हैं, और भीमसेन जोशी, और भीमसेन जोशी को कौन नहीं जानता। तो गडक की एक अलग पहचान पूरे देश में और दुनिया में करवाने में पंडित भीमसेन जोशी जी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। तो भारतीय संगीत का गढ़ रहा है। इसके अलावा अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत शांत, बहुत शालीन ये शहर है। और इसी शहर में एक परिवार रहा करता था, परिवार बकाले फैमिली। बकाले फैमिली के मुखिया थे प्रकाश बगाले। प्रकाश बगाले करीब 1990 में इनकी शादी हुई थी, और शादी जिनसे हुई उनका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी के साथ दोनों पति पत्नी बहुत खुश, थोड़ा सा सोशल वर्कर भी थे और बाकी अपना काम करते थे। पैसे वैसे अच्छे खासे थे, ज़मीन जायदाद थी। धीरे धीरे वक्त बीता। प्रकाश और रुक्मणी, इन दोनों को एक बेटा हुआ। बेटा का नाम रखा इन्होंने विनायक। बड़े लाड प्यार से विनायक को बड़ा किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया, वक्त बिल्कुल अच्छा जा रहा था। लेकिन तभी 1995 में अचानक प्रकाश बगाले की जो पत्नी है रुक्मणी, उनकी मौत हो जाती है। पत्नी की मौत हो गई, और उस वक्त करीब विनायक बगाले 4-5 साल उसकी उम्र, छोटा बच्चा था। तो प्रकाश बगाले को उनके परिवार, रिश्तेदार, ख़ानदान के लोगों ने सुझाव दिया, सलाह दी कि तुम्हारा बेटा अभी छोटा है, तुम दूसरी शादी कर लो, क्योंकि बेटे की परवरिश कौन करेगा। आखिर परिवार वालों की बात मानकर प्रकाश तैयार हो गए और उन्होंने दूसरी शादी की। अब जो उन्होंने शादी की वो सुनंदा नाम की एक महिला से की। सुनंदा भी उसी इलाके की, गडक की रहने वाली। अब दूसरी शादी के बाद जो विनायक है अभी बच्चा था, लेकिन सुनंदा ने उसे अपनी एक माँ का ही प्यार दिया। सब कुछ ठीक चलता रहा। लेकिन फिर शादी के करीब 2 साल के बाद 1997 में सुनंदा भी माँ बनी, और उन्होंने भी एक बेटे को जन्म दिया, और बेटे का नाम रखा कार्तिक। तो अब प्रकाश और उनकी दूसरी पत्नी सुनंदा और उनके घर में 2 बेटे, एक कार्तिक और एक पहली पत्नी से विनायक। धीरे धीरे वक्त बीता। दोनों भाई जब तक छोटे थे बहुत प्यार मोहब्बत से रहे। फिर दोनों बड़े हुए। बड़े होने के बाद अब दोनों, चूँकि प्रकाश बकाले की अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, और फिर धीरे धीरे वो सोशल वर्कर थे। बाद में उन्होंने एक बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, और गडक बेटगिरी शहर के जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके वो वाइस प्रेसिडेंट भी बने गए। तो अच्छा खासा शहर में उनका रुतबा, कद, सब कुछ ठीक था। लेकिन इधर धीरे धीरे अब बड़े होने के बाद, ये बहुत सारे परिवार में होता है, सगे और सौतेले वाली लकीर खिंचनी शुरू हो जाती है। विनायक के मन में शुरू से था कि सुनंदा उसकी सौतेली माँ है और कार्तिक उसका सौतेला भाई। हालांकि प्रकाश ने अपने दोनों बच्चों में कभी भेदभाव नहीं किया, ना सुनंदा ने किया, लेकिन उसके मन में ये आता गया। अच्छा, ख़ासतौर पर प्रकाश अपने बड़े बेटे को, उसका ख़ास ज़्यादा ख्याल रखते कि उसके मन में कभी ये भावना ना आए। लेकिन ये भावना धीरे धीरे बढ़ती गई। वो थोड़े गलत सोहबत में चलता गया। उसके अंदर एक आग सी भड़क रही थी कि मेरा बाप मेरे सौतेले भाई को ज़्यादा मानता है, सौतेली माँ के ज़्यादा करीब है, मेरे साथ सौतेला सलूक करता है। लेकिन उसकी इस गलतफहमी को दूर करने के लिए प्रकाश हर वो काम करते। वो उसको अपनी प्रॉपर्टी के सारे ज़मीन, बाकी चीज़ें देते जाते।
उन्होंने 2 हिस्से कर रखे थे, एक अपने बेटे, बड़े बेटे, और एक कार्तिक, बराबर बराबर, जो एक बाप करता है। लेकिन इधर क्या हुआ कि अब विनायक को जो प्रॉपर्टी या ज़मीन उन्होंने देना शुरू किया, उसमें से कुछ ज़मीन और प्लॉट उसने अपने बिना फादर को बताए बेचना शुरू कर दिया। जब बेचना शुरू किया तो एक रोज़ प्रकाश को ये बात पता चली, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, इसके ज़रिए कुछ करो, पर तुम तो पुरखों की ज़मीन और जायदाद ये बेच कर ही खाने में लगे हुए हो, ऐसा क्यों? इस बात पे बाप बेटे में झगड़ा हुआ। विनायक ने घर छोड़ दिया, वो अलग रहने लगा उसी गडक शहर में। अब अलग रहने लगा, बात अब सौतेले भाई, सौतेली माँ और ये चीज़ें अब झगड़ा पैदा करना शुरू हो गई। लेकिन यहाँ तक ठीक था। इसके बाद धीरे धीरे अब विनायक के मन में अपने सगे बाप, सौतेली माँ और सौतेले बेटे के लिए इतनी नफरत भर गई कि उसे लगा कि बदला लेना है मुझे। उसके मन में ये भी लालच था कि ये सारी प्रॉपर्टी इन लोगों को ना चली जाए, और फिर ये भी था कि कार्तिक यानी कि उसके सौतेले भाई का इस पर कोई हक नहीं, और लेकिन वो प्रॉपर्टी का हिस्सा उसको भी मिलेगा क्योंकि वो बेटा है। यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। इसी दौरान में 14 अप्रैल, अभी 14 अप्रैल की बात है, विनायक इन सारी चीज़ों से परेशान, नफरत की आग सीने में लिए और बदला लेने की सोच रहा है। आखिर में उसने सोचा कि करोड़ों रुपए की ये प्रॉपर्टी है और ये क्यों जाए कार्तिक या उसकी माँ या फिर को। अगर उसके बाप की मौत हो जाएगी तो ये सब कुछ उसका होगा। बस इसीलिए उसने एक अंधा फैसला लिया। उसने कहा कि अगर मैं अपने बाप, अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेले भाई को रास्ते से हटा दूँ तो ये सारी चीज़ें मेरी होंगी। अब उसने इसके ऊपर सोचना शुरू किया और आखिरकार 14 अप्रैल को वो एक शख्स से मिलता है। उसका नाम था फिरोज़, उम्र 29 साल, उसी गडक का रहने वाला एक बैड कैरेक्टर, एक अपराधी। वो उसे जाकर कहता है कि मैं तुम्हें एक सुपारी देना चाहता हूँ, 3 लोगों की सुपारी है और 3 लोगों को मारना है। बातचीत होती है, डील तय होती है 65 लाख रुपए में, 65 lakhs। और इस डील के साथ एक ये था कि जब इन तीनों का कत्ल हो तो घर का सीन ऐसा हो कि जैसे घर के अंदर रॉबरी हुई, कोई लुटेरे आए और उन्होंने लूटपाट की, घर के सारे कीमती सामान लूट गए और जिसने भी विरोध किया उसको मार डाला। और उसी डील में ये भी था, उसे मालूम था विनायक को कि उसके घर में बहुत सारे कैश और ज्वेलरी भी है। उसने जिसको सुपारी दी यानी फिरोज़ को, उससे ये कहा कि जब घर में तुम लूटपाट करोगे तो घर के अंदर से जितने भी कैश मिले, ज्वेलरी मिले, वो तुम्हारे होंगे। वो इस सुपारी के 65 लाख रुपए से अलग है, एक तरह का बोनस है। तो जितना तुम माल पे हाथ साफ कर सकते हो वो सब तुम्हारा अलग से, वो इनाम है। और 65 लाख ये 3 कत्ल करने के लिए ये तुम्हें हम दे रहे हैं। फिरोज़ तैयार हो गया। इसके बाद अब उसने 4 दिन तक इसी जगह पर, इसी गडक शहर में एक इलाका है जिसका नाम है दशहरा ओनी। इसी दशहरा ओनी में प्रकाश बकाले अपने परिवार के साथ रहा करते थे। चूँकि कुछ वक्त पहले विनायक घर छोड़कर अलग मोहल्ले में रह रहा था, तब ये हुआ कि कभी भी रात में जाकर मौका देखकर उस घर के अंदर 3 लोग उनको मार डालूंगा। 14 अप्रैल को ये सुपारी दी गई, 65 लाख में सुपारी डन हुआ। ये हुआ कि 10 लाख रुपए एडवांस देंगे, उसमें से 2 लाख एडवांस दे भी दिया गया। अब रेकी करनी शुरू किया। फिरोज़ ने इसके लिए अपने 6 और साथियों को शामिल किया। उसने कहा कि एक घर के अंदर 3 लोग हैं, 3 पे काबू पाना मुश्किल होगा, तो 1-2 लोगों का काम नहीं है। तो कुल 7 लोगों को उसने इस मिशन में शामिल किया। बताया कि 65 लाख की सुपारी है, कत्ल करने हैं एक फैमिली को, और जो घर के अंदर से मिले वो अलग। सब तैयार हो गया, रेकी वेकी चलती रही। अब इधर थोड़ी सी कहानी में चेंज है। वो ये है कि विनायक ने ये तो कहा कि उसके बाप को, उसके सौतेले भाई और माँ को मार डालो, और ये तीनों घर में हैं। और उसने एड्रेस दे दिया घर में, इन तीनों के नाम भी बता दिए, पर कोई तस्वीर और कोई बाकी निशानी नहीं दी। उसकी वजह ये थी क्योंकि विनायक को पता था कि उसके घर में यही 3 लोग रहते हैं और कोई रहता नहीं है, कोई मेड वेड होती नहीं है जिसको और कोई मार सके, और रात को तीनों अकेले तनहा होते हैं घर में। तो इसकी उसको ज़रूरत ही नहीं लगी, ना उसने दिया ना फिर उसने मांगा, बस उसे वो घर दिखा दिया, घर में घुसना और कत्ल करना है। लेकिन इस दौरान में 17 अप्रैल को जो कार्तिक है, विनायक का सौतेला भाई, 27 साल की उम्र, उसकी सगाई थी, इंगेजमेंट। अब सगाई में तमाम रिश्तेदार आए, लेकिन विनायक नहीं आया क्योंकि विनायक से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसने अपने घर आना जाना छोड़ दिया था। तो 17 अप्रैल को कार्तिक की सगाई हुई। तमाम रिश्तेदार, ख़ानदान के लोग, दोस्त आए, दूसरे शहरों से आए। सगाई ख़त्म हो गई, सब कुछ
17 को। कुछ गेस्ट वहीं रुक गए। अब उनको 18 अप्रैल को जाना था, कुछ सुबह कुछ दोपहर को वो भी चले गए। अब आखिरी 3 गेस्ट बचते हैं जो वहाँ से करीब 500 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर के कर्नाटक से आए थे, और ये रिलेटिव थे सुनंदा बकाले की, यानी कि कार्तिक की ननिहाल की तरफ से। उनमें से एक का नाम था परशुराम, जिनकी उम्र 55 साल, एक उनकी वाइफ लक्ष्मी, उम्र 45 साल, और इन दोनों की एक बेटी आकांक्षा, जिसकी उम्र 16 साल। 18 अप्रैल की शाम करीब 7 बजे इन तीनों की ट्रेन थी और तीनों को जाना था। अब ये तीनों घर से निकलते हैं, स्टेशन पहुंचते हैं, रास्ते में ट्रैफिक जाम, और उस ट्रैफिक जाम की वजह से ये टाइम पर स्टेशन नहीं पहुंच पाए। जब स्टेशन में पहुंचे तब तक ट्रेन जा चुकी थी। वापस तीनों घर लौट आते हैं। जब अगले दिन जाएंगे, घर पे भी पता चलता है, वो कहते हैं कोई नहीं, अगले दिन का रिजर्वेशन करा देते हैं, नेक्स्ट से चले जाना। और ये रात को ही करीब 8 साढ़े 8 बजे घर लौट आए। अब उस घर में 18 अप्रैल की रात को 6 लोग हो गए। एक प्रकाश बकाले, घर के मुखिया, उनकी बीवी सुनंदा और उनका छोटा बेटा कार्तिक, ये 3। और इन 3 के अलावा परशुराम, उनकी वाइफ लक्ष्मी और उनकी बेटी आकांक्षा, क्योंकि इनकी ट्रेन छूट गई। अब ये उसी घर में सो गए। इन सारी बातों से उधर विनायक अनजान है, वो अपनी दूसरी जगह पर है, और शाम को ही उसको बताता है फिरोज कि आज ही रात हम घर पर हमला करने जा रहे हैं। वो कहता ठीक है। अब न सुपारी लेने वाले को पता है कि घर में कितने लोग हैं, न देने वाले को पता है। देने वाले को यही पता है कि घर में बस उसके माँ बाप और भाई है और कोई नहीं है, जबकि 3 मेहमान एक्स्ट्रा आ चुके हैं क्योंकि ट्रेन छूट चुकी है। 18 अप्रैल की देर रात अब 19 अप्रैल की तड़के में बदल चुकी थी। सुबह करीब बज रहे थे 2। ये 7 के 7 लोग उस घर में घुसते हैं, रेकी कर चुके थे, और उस घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दाखिल होने के बाद अब इनको यही पता है कि इस घर में 3 लोगों को मारना है। तो पहले कमरे में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि 2 लोग सो रहे हैं। वो हस्बैंड वाइफ थे जिनकी ट्रेन छूटी थी। ये उनको बहुत बुरी तरह से सर पे वजनी चीज़ से मारते हैं, दोनों की मौत हो जाती है। फिर बाहर निकलते हैं तो फिर कार्तिक मिल जाता है सोया हुआ, कार्तिक को ही मार डालते हैं। उसके बाद अब ये बाहर, इनको लगा कि 3 मार चुके हैं, वापस चलते हैं, तभी इनको कुछ आवाज़ आने लगी, और आवाज़ आ रही थी एक दूसरे कमरे से। 3 कत्ल कर चुके हैं। कातिलों को ये लग रहा है कि उन्होंने 3 काम कर लिया, क्योंकि अंधेरे में बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं, क्योंकि पड़ोसियों तक ये ना चले कि लाइट जल रही है, बत्ती, तो उन्हें अंधेरे में काम करना है, और अंधेरे में वो टटोल कर सोए हुए लोगों पर मार रहे हैं, और जो जैसे उठे उस पर हमला। पर उनके हिसाब से 3 कत्ले कर चुके हैं, अब निकलना है। पर तभी उन्हें शोर सुनाई दिया एक दूसरे कमरे से। उन्हें लगा ये क्या, 3 तो मार चुके हैं, अभी भी घर में कौन है। अब वो उस दरवाजे को खटखटाते हैं, वो दरवाज़ा अंदर से लॉक। अब ये है कि अंदर घुसें, दरवाज़ा तोड़ें, ये भी डर है कि कहीं अब तक की आवाज़ सुनकर, और वो चीख रहे हैं, हेल्प के लिए मदद मांग रहे हैं, क्या करें। तब तक ये इन 7 में से 2 लोग एक दूसरे कमरे में हैं, तो देखते कि वहाँ पे भी कोई सोया हुआ, वो भी अंधाधुंध उस पर हमला कर देते हैं। वो आकांक्षा थी, आकांक्षा जो 16 साल की लड़की थी। 4 कत्ल हो चुका था घर के अंदर। एक कमरे से अभी भी आवाज़ आ रही है, ये दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंदर से चीख रहे हैं। सारे जो हथियार हैं वो डर गए कातिल, उन्हें लगा कि पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा छोड़ो जो भी है इस कमरे के अंदर, हमारा काम हो गया, हमें जितने लोगों को मारना था हमने उससे शायद एक ज़्यादा ही मार दिया। बाहर निकल गए। वो बाहर निकले, इधर अंदर जो बेडरूम में थे वो असल में प्रकाश और उनकी वाइफ थी सुनंदा। उन्हें लग गया कि कुछ है, क्योंकि जब इन्होंने वार किया तो उसके बाद कुछ लोगों की चीखने की भी आवाज़ आई। इत्तेफाक से दोनों पति पत्नी जाग रहे थे, क्योंकि उनमें से प्रकाश उस वक्त वॉशरूम करने के लिए गए थे। तो जब वो वॉशरूम में गए तो उनकी वाइफ भी उठ गई थी, और उसी दौरान उन्हें ये आवाज़ आ गई। जब आवाज़ आई तो उनको ख़तरे का एहसास हो गया, और उन्होंने फ़ौरन दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। इसके बाद खैर उन्होंने शोर मचाया, फ़ोन किया। जब फ़ोन किया थोड़ी ही देर के बाद पुलिस पहुंच गई। पुलिस सुबह होने से पहले घर के अंदर थी। आकर देखती है अंदर का मंजर डरावना, हर कमरे में अलग अलग 4 लाशें। उसके बाद जब वो पुलिस वहाँ पहुँचती है, बताती है कि हम लोग हैं, तो फिर वो दरवाज़ा खोलते हैं, पति पत्नी बाहर आते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। अब जो बाकी के कमरे थे सारे उलट पुलट थे, ऐसा लग रहा था जो बैग वैग था वो भी गायब था। तो लुटेरों का ही काम है। पुलिस ने यही मामला समझा कि शायद सगाई वाला घर है, जेवर होंगे, मेहमानों के सामान, कैश होगा। तो पुलिस ने भी लूटपाट के तहत मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। तफ्तीश शुरू की, इसके बाद पूछताछ हुई कि भाई आपकी कोई दुश्मनी, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी थी कि कोई लुटेरा आएगा तो वो एक साथ इस तरह से नहीं मारेगा, श्योर करने के लिए कि बिल्कुल जान ही चले जाए। वो तो उसका पहला मकसद होता है लूट और फिर भागना।
लेकिन यहाँ तसल्ली से मार रहा और फिर दरवाज़ा खटखटा रहा है, इसका मतलब है कुछ दुश्मनी है। तो फिर डिटेल में पूछताछ की कि बताइए किसी की दुश्मनी। तो उसी पूछताछ में पिता और माँ दोनों ने अपने बड़े बेटे विनायक का नाम लिया कि कुछ वक्त पहले उससे झगड़ा हुआ प्रॉपर्टी को लेकर और उसके बाद वो अलग हो गया और उसकी सोहबत अच्छे लोगों में है नहीं। अब चूंकि सगाई में भी बेटा नहीं था बड़ा, पुलिस को डाउट हुआ। अब पुलिस ने विनायक के मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया और उसके सीडीआर निकालने शुरू किए और इधर विनायक को ये बात पता ही नहीं है। जब सीडीआर निकाला तो उसमें से कई नंबरों में से पुलिस को 2 नंबर मिले ज़ीरो और उनमें से एक नंबर जिस पे इस इंसिडेंट की रात भी बात हो रही थी, वो नंबर जब पुलिस ने टटोला तो देखा ये तो फिरोज़ का है, जो कि एक बीसी है, बैट मतलब जो वांटेड होते हैं, क्रिमिनल होते हैं। तब जैसे फिरोज़ का नंबर विनायक के मोबाइल में दोनों की बातचीत, पुलिस का माथा ठनका, पुलिस पहुंचती है विनायक के पास, उसे पूछताछ के लिए बुलाती है, इधर फिरोज़ के लिए टीम लगाती है। उसके नंबर के ज़रिए फिर पता चलता है कि वो कुछ लोग महाराष्ट्र की तरफ हैं जो बातचीत हो रही थी, फिर गोवा की तरफ है, कुछ कर्नाटक में है। तो आखिरकार पहले फिरोज़ पकड़ा जाता है। जब फिरोज़ पकड़ा जाता है तो अपने बाकी साथियों के नाम बताता है। जो फिरोज़ ने ये सारा काम किया था बाकी 6 लोगों के साथ मिलकर किया था। फिरोज़ की उम्र 29 साल, उसका एक साथी ज़ीशान 24 साल, साहिल अशफाक 19 साल, सुहेल अशफाक 19 साल, सुल्तान जिलानी 23 साल, इसके अलावा महेश जगन्नाथ 21 साल और वहीद लियाकत 21 साल। ये 7 लोग थे। इन 7 को अलग अलग इलाकों से पकड़कर महाराष्ट्र और गोवा के इलाकों से और कर्नाटक से लाया गया। उसके बाद इनसे पूछताछ हुई। जब पूछताछ हुई तो फिरोज़ ने सारी कहानी उगल दी। उसने बताया कि हमने तो सुपारी किलिंग की है, सुपारी हमें दिया है विनायक ने, 10 लाख एडवांस देना था, 2 लाख हमें दे आ जा चुका है और हमें ये इलाका बताया गया था, ये घर बताया गया था, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि उस रात घर में 3 मेहमान होंगे जो गलती से रुके होंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ये था कि उस घर में जो भी होगा हमें उसे मारना है। और अगर वो दरवाज़ा खुल जाता उस वक्त या खुला होता तो प्रकाश और उनकी वाइफ सुनंदा की भी मौत तय थी, यानी फिर उस घर से 6 लाशें निकलती। सुपारी 3 की थी, कत्ल 4 हुआ, 2 बच गए। बेटा अब हिरासत में है। अब विनायक ने सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए, ताकि उसके सौतेले बेटे और उसकी सौतेली माँ के हिस्से में कुछ न जाए, ये सारा काम किया। अब खेल देखिए किस्मत का कि इन 4 कत्ले के लिए जाहिर सी बात है कि कम से कम सज़ा भी होगी, फांसी ना भी हो तो उम्र कैद, और उम्र कैद भी उम्र की कैद होगी कि बाहर आने का चांस नहीं। तो अब वो खुद तो गया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद। जिस छोटे भाई के हिस्से में ये प्रॉपर्टी आती उसकी वो जान ले चुका। अब बचे बूढ़े माँ बाप, वो क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी का। काश हर इंसान, हर बेटा इस लालच और इन चीज़ों को अगर समझ ले तो बहुत सारे जुर्म तो वैसे ही नहीं। वैसे भी क्या होता है, हर एक का अंजाम हर एक को मालूम है। इंसान जब पैदा होता है और जब जाता है, तो जैसे हमारे यहाँ कहते हैं 2 गज़ की ज़मीन है, इसके अलावा बाकी कहते हैं, गोपाल शुक्ला मुझे बता रहा था, 2.5 तसले में अगर अंतिम संस्कार होता है तो सारी जो आप फूल चुनते हैं सारा वो 2.5 तसले में ही आता है, इसके अलावा तो कुछ जाता नहीं है। तो फिर ये लालच क्यों। लेकिन वही होता है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद आदमी इसके बारे में सोचता है, और जब सोचता है तो फिर किसी लायक नहीं रहता, क्योंकि वो यहाँ से भी गया और वहाँ से भी गया, क्योंकि ऊपर वाला भी ऐसे लोगों को माफ़ तो नहीं करता है। तो ये थी एक अफसोसनाक कहानी कि सुपारी किसी और की, कत्ल किसी और का। और गोपाल शुक्ला का ही नाम लिया तो याद आया, आज गोपाल शुक्ला की पत्नी नीलम शुक्ला, उनका जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे भाभी, आप हमेशा अच्छी रहें, खुश रहें, और आपके हाथ का छोले चावल हमेशा अच्छा लगता है। इधर बहुत ज़माने से गोपाल लाया ही नहीं, लेकिन चलिए शिकायत बाद में। हैप्पी बर्थडे, आज आपका दिन है। साथ ही मोनू बाबा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मोनू। और ये भेजा रवि वर्मा ने है। गुंजन, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुंजन, और ये भेजा आभा ने है। साथ ही साहिल, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे साहिल, और भेजा है कुमार रवि ने। इसके अलावा मोहम्मद असद, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे असद, और ये भेजा है रिजवान ने। स्फूर्ति मुरली, थैंक यू सो मच स्फूर्ति मुरली भाई, इतनी खूबसूरत पेंटिंग भेजने के लिए। मुरली भाई ने एक वाटर कलर पेंटिंग बनाई है मेरी और आज भेजी है, और वाकई बहुत खूबसूरत है। और दीपक को कहूँगा आप लोगों को भी दिखाएं। लेकिन थैंक यू सो मच स्फूर्ति साहब, और ये आपके अंदर गॉड गिफ्टेड कला है, इसको बरकरार रखिए। साथ ही शिखा श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच। लिहाज, थैंक यू सो मच।
अजय भारती, ललित बाबू की कहानी जो सुनाई थी मैंने, ललित नारायण मिश्र, उनके बारे में इन्होंने, अनुज भारती ने लिखा है कि वो ट्रेन इसलिए वहाँ से पहुँची थी दानापुर लेट क्योंकि उसके आगे पटरी नहीं थी, तो इंजन को वापस उल्टे मुंह चलना था, तो इस वजह से स्पीड कम थी। थैंक यू सो मच इस जानकारी के लिए। करण भाटिया, जबलपुर के इंसिडेंट का अपडेट किया, तो अभी तक वो लड़की और उसका दोस्त दोनों पकड़े नहीं गए हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इसके अलावा नेहा गौर और विशाल गौर, इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो नेहा और विशाल आप दोनों को बहुत बहुत बधाई भेजा है ईशान, अयान एंड इनकी पूरी फैमिली ने। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।